हेलो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रवि ने अपनी कोशिशों से वंदना के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया था। मामला अब पुलिस के हाथ में था, लेकिन वह वंदना का पता नहीं लगा पा रही थी। रवि ने तय कर लिया कि अब वह और पुलिस पर निर्भर नहीं रहेगा। कल ही वह अपने कमांडेंट से छुट्टी के लिए कहेगा। छुट्टी मिल गई तो ठीक, नहीं तो रिज़ाइन कर देगा। रवि तैयार होकर अपने कमांडेंट के पास मिलने जा ही रहा था कि उसे खबर मिली कि कमांडेंट साहब खुद ही उसे बुला रहे हैं। वह कमांडेंट पवन सिंह के पास चला गया। उसने अपने कमांडेंट को यथोचित सैल्यूट किया। कमांडेंट पवन राठौर ने कहा, रवि, वंदना का केस क्राइम ब्रांच के अधिकारी अजय सिंह के पास है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। सदर पुलिस गेस्ट हाउस में जाकर उनसे मिल लो। लेकिन सर, वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम जाकर मिल लो। अपनी तरफ से उनसे वंदना के केस के बारे में बात भी कर लेना। रवि को अपने कमांडेंट की बात ठीक लगी। उसने कहा, सर, मैं भी आपसे वंदना के केस के बारे में ही बात करना चाहता था। अब मुझसे और सब्र नहीं रखा जा रहा है। या तो आप मुझे छुट्टी दें, नहीं तो मैं रिज़ाइन करके वंदना की खोज आगे बढ़ाऊंगा। पहले तुम अजय से मिल तो लो, फिर बात करेंगे। रवि अजय से मिलने के लिए पुलिस गेस्ट हाउस पहुंचा। रास्ते भर यही सोच रहा था कि वह उससे क्यों मिलना चाहते हैं। उसे अजय सिंह के पास ले जाया गया। उन्होंने रवि की तरफ देखकर कहा, तुमने वंदना के केस में पुलिस की बहुत मदद की। रवि ने आदर के साथ कहा, माफ़ करिएगा सर, मैंने पुलिस की नहीं, वंदना की मदद के लिए यह सब किया। मैं वंदना की तलाश करना चाहता हूँ, लेकिन अब यह केस पुलिस के हाथ में है। इतने दिनों में कोई भी तरक्की नहीं हो पाई। मैं वंदना के लिए बहुत परेशान हूँ। अजय सिंह ने रवि के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी थी। पवन राठौर ने उन्हें बताया था कि वह वंदना को कितना अधिक चाहता है। उसने वंदना के लिए जो खुद भी किया था वह उसके प्यार को बताने के लिए काफ़ी था। अजय सिंह ने कहा, पुलिस अपना काम कर रही है। वंदना का पता जल्दी ही लग जाएगा। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ बुलाया है। कहिए सर, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? पहले ये बताओ, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? सर, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। अजय सिंह ने 2 कप चाय भिजवाने का ऑर्डर दिया। उसके बाद रवि से कहा, तुम सोच रहे होगे कि क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। दरअसल मैं तुमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहता था। आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर क्यों मिलना चाहते थे? मैं उस प्रेमी से मिलना चाहता था जिसने अपने खोए हुए प्यार को पाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। खतरा उठाकर भी उसका पता लगाने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक तुम उसमें सफल भी हो गए। आज के युग में जब लोग प्यार को सिर्फ पाना समझते हैं, तुमने वंदना को खोने के बाद भी उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। रवि आश्चर्य से अजय सिंह की तरफ देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें उसके और वंदना के प्यार के बारे में कैसे पता। अजय सिंह उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे कमांडेंट ऑफिसर पवन ने मुझे सारी बात बताई है। मानता हूँ कि यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तुम वंदना को लेकर परेशान थे, इसलिए उन्होंने इस केस पर विशेष ध्यान देने को कहा था। तभी उन्होंने तुम्हारे और वंदना के बारे में बताया था। तभी एक आदमी चाय लेकर आया। उसने 2 प्याला चाय बनाई। एक प्याला अजय सिंह को दिया और दूसरा रवि को पकड़ा दिया। उस आदमी के जाने के बाद अजय सिंह ने कहा, मैंने अभी तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देखी है। तुम घबराओ मत। मेरे लिए भी यह केस भावनात्मक हो गया है। वंदना की शक्ल मेरी मरहूम बेटी से बहुत मिलती है। रवि ने अपना प्याला मेज पर रखकर कहा, सर, अब मेरा धीरज छूट रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, लेकिन सर, अभी तक उस आदमी का पता नहीं चला जो वंदना को कानपुर से लेकर आया था, जबकि पुलिस के पास उसकी सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई तस्वीर भी है। उसके बारे में एक बात पता चली थी कि वह एंजाइटी में ली जाने वाली दवा जेनेक्स खरीदना चाहता था, पर उसके पास डॉक्टर का पर्चा नहीं था। हमने दिल्ली के कुछ साइकियाट्रिस्ट को उसकी तस्वीर दिखाई थी, पर किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। सर, यह बात सामने आई थी कि वंदना को गुरुग्राम ले जाया गया है। फिर उस आदमी की तलाश दिल्ली में क्यों की जा रही है? जिस आदमी ने पहले उसे पहचाना था, उसके अनुसार उसकी गाड़ी में दिल्ली की नंबर प्लेट थी। फिर दिल्ली में ही उसकी सीसीटीवी फुटेज मिली है।
सर, हो सकता है कि उस आदमी ने दिल्ली की गाड़ी का प्रयोग किया हो। वह दिल्ली आता जाता रहता हो। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच दूरी बहुत अधिक तो नहीं है। अगर वंदना को गुरुग्राम जाया गया है तो हो सकता है कि आदमी भी गुरुग्राम में मिले। इस केस से संबंधित इंस्पेक्टर असलम का भी यही मानना है। हमें गुरुग्राम में भी खोज शुरू कर दी है। रवि कुछ देर सोच कर बोला, सर, क्या आप मुझे उस आदमी की तस्वीर दिला सकते हैं? अजय सिंह ने कहा, यकीन रखो, हम कोशिश कर रहे हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है, बस अपनी तसल्ली के लिए मैं भी कोशिश करना चाहूँगा। ठीक है, तुम अपना नंबर दो, मैं वो फ़ोटो फॉरवर्ड कर देता हूँ। अजय सिंह ने उस आदमी की तस्वीर रवि को फॉरवर्ड कर दी। उनसे इस केस में जल्दी करने की अपील करके रवि वहाँ से लौट आया। अजय सिंह से मिलकर आने के बाद रवि अपने कमांडेंट पवन से मिला। उसने फिर से वही बात दोहराई कि उसे कुछ और दिनों की छुट्टी चाहिए। पवन ने समझाया कि उसने खुद व्यक्तिगत तौर पर अजय सिंह से बात की है, इसलिए वह धैर्य रखे। रवि के लिए एक एक दिन काटना कठिन हो रहा था, यह सोचकर कि वंदना ना जाने किस हाल में होगी, उसके साथ ना जाने क्या क्या हो रहा होगा। उसका कलेजा फटने लगता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसका पश्चाताप बढ़ता जा रहा था। वह वंदना को बचपन से चाहता था, उसे समझता था, फिर भी उसके इनकार को उसने सच मान लिया। जब भी वह अपने दिल को समझाता कि पुलिस अपना काम कर रही है, तो वह और भी बेचैन हो जाता। वह समझ रहा था कि जब तक वंदना का पता नहीं चलता है, तब तक उसके दिल को चैन नहीं पड़ेगा। रवि पवन के सामने खड़ा था। पवन गंभीर मुद्रा में कुछ सोच रहे थे। वह उठकर रवि के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, नौकरी छोड़ने के तुम्हारे फैसले पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा अपना फैसला है। बस तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई लीड है जिससे तुम वंदना तक पहुँच सको? तुम जो करोगे वह पुलिस भी कर रही है, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जब कठिन समय हो तो धैर्य रखना चाहिए। सर, ये ठीक है कि मेरे पास कोई लीड नहीं है, लेकिन मुझसे अब धैर्य नहीं रखा जा रहा है। मैं भी अंधेरे में हाथ पैर पटकूंगा, लेकिन मुझे संतोष रहेगा कि मैं वंदना के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ। पवन रवि के दिल का हाल समझ रहे थे, लेकिन वह व्यक्तिगत तौर पर चाहते थे कि रवि भावनाओं में बहकर फैसला ना ले। वह वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे। रवि ने कहा, मैं जानता हूँ सर कि आप मेरा भला चाहते हैं। मैं भी जानता हूँ कि नौकरी छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं है, लेकिन इस समय मेरा दिल, मेरी भावनाएं मेरे दिमाग पर हावी हैं। इनके चलते मैं अपनी ड्यूटी भी सही तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी भावनाओं और अपने फ़र्ज़ दोनों के साथ छल कर रहा हूँ। पवन उसकी बात पर विचार कर रहे थे, तभी रवि का फ़ोन बजा। उसने पवन राठौर से इजाज़त लेकर फ़ोन उठा लिया। बात करके उसके चेहरे पर एक चमक आई। पवन ने कहा, लगता है कोई अच्छी खबर मिली है। रवि के चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, सर, इंस्पेक्टर असलम का फ़ोन था। ये वंदना के केस में काम कर रहा है। मैं कुछ दिनों से इंस्पेक्टर असलम के टच में हूँ। इंस्पेक्टर असलम ने बताया है कि जिस आदमी की हमें तलाश थी, उसे विनोद नगर में एक बस्ती में देखा गया था। मैं कह रहा था ना कि पुलिस अपना काम कर रही है, सफलता मिलेगी। अब मेरी मानो, पुलिस को कुछ और आगे बढ़ने दो। अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें छुट्टी दिलाऊंगा। अभी नौकरी छोड़ने का विचार मन से निकाल दो। छोटी ही सही, पर सफलता मिलने से रवि को तसल्ली मिली। उसने अपने कमांडेंट की बात मान ली। वह पुलिस से अगली अच्छी खबर का इंतज़ार करने लगा। उस आदमी की सीसीटीवी फुटेज कस्तूरी मार्केट में मिली थी। जब दिल्ली के साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक और आईवीएफ क्लिनिक पर कोई सफलता नहीं मिली, तो इंस्पेक्टर असलम ने कस्तूरी मार्केट पर विनोद नगर के रिहायशी इलाकों में उस आदमी की तस्वीर अपने खबरियों के सर्कुलेट की। उसके एक खबरी ने अच्छी खबर सुनाई। उस आदमी को विनोद नगर में देखा गया था। उस आदमी को पहचानने वाला एक पनवाड़ी था। उस पनवाड़ी ने बताया कि परसों शाम 7 बजे के करीब वो आदमी उसकी दुकान पर आया था। उसने एक पैकेट पनामा सिगरेट का लिया और एक पान बनवाया। वह आदमी पहली बार उस पनवाड़ी की दुकान पर आया था। पनवाड़ी ने यह भी बताया कि उस आदमी की चाल में एक लंगड़ाहट थी। इंस्पेक्टर असलम और कांस्टेबल संजय विनोद नगर की एक गली में एक मकान के सामने खड़े थे। उन्हें सूचना मिली थी
कि वह आदमी इसी मकान में रह रहा है। कांस्टेबल संजय नए मकान का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। कांस्टेबल संजय ने उसे तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह आदमी इसी मकान में रहता है। उस औरत ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वह बोली, ये तो मनोहर है, आप इसे क्यों तलाश रहे हैं? कांस्टेबल संजय ने पूछा। मनोहर इसी घर में रहता है? उस औरत ने दरवाजे के बगल में लगे एक ग्रिल गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा किराएदार है, ऊपरी मंजिल पर रहता है। इस गेट के अंदर से सीढ़ियाँ हैं, दरवाजे पर घंटी लगी है, बजा दीजिए। लेकिन आपको उससे क्या काम है? इंस्पेक्टर असलम ने कहा, हमें उससे कुछ ज़रूरी काम है, अभी घर पर होगा? पता नहीं, उसके आने जाने का रास्ता अलग है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर वह नहीं होगा तो उसका भाई तो होगा ही, वह कहीं नहीं जाता। कांस्टेबल संजय ने ऊपर की घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक 22-23 साल का लड़का नीचे उतर कर आया। उसने ग्रिल के पीछे से झांक कर देखा। पुलिस वाले को देखकर कुछ परेशान हो गया। उसने पूछा, आप लोगों को किससे मिलना है? इंस्पेक्टर असलम ने कहा, मनोहर को बुलाओ, उससे काम है। भैया तो बाहर गए हैं, कब तक आएंगे? कह नहीं सकता हूँ कि कब तक आएंगे। इंस्पेक्टर असलम ने कुछ सोच कर कहा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। सोहन गेट खोलो, हमें अंदर आना है। आप लोग भैया के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? हमें उनसे कुछ बात करनी है, तुम चुपचाप गेट खोलो। सोहन ने कहा, ताला लगा है, ऊपर से चाबी लेकर आता हूँ। सोहन ऊपर चाबी लेने चला गया। कुछ देर बाद नीचे आया और गेट खोल दिया। इंस्पेक्टर असलम और कांस्टेबल संजय उसके साथ साथ ऊपर चले गए। ऊपर एक कमरा था। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके सामने थोड़ी सी खुली छत थी, उसी में बाथरूम भी बना था। सोहन ने खुली छत में 2 कुर्सियाँ रख दी। उसके बाद कहा, कुछ तो बताइए सर, आप लोग मेरे भैया से क्या बात करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर असलम ने कहा, तुम्हारे पास फ़ोन है? जी है। यहाँ लाओ और हमारे सामने अपने भाई को फ़ोन लगाओ। उससे कहो कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचे। सोहन उठकर अंदर कमरे में गया, वहाँ से फ़ोन उठा कर लाया। उनके सामने ही अपने भाई को फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। करीब 20 मिनट के बाद मनोहर वापस आया तो पुलिस वाले को देखकर भी वह भी सहम गया। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, हमारे साथ थाने चलो। मनोहर ने कहा, लेकिन साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आप लोग मुझे थाने क्यों ले जाएंगे? चुपचाप हमारे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। कोई चारा ना देखकर मोहन ने अपने भाई से कहा, मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ, तुम गेट पर ताला लगाकर रहना। इतनी देर से इंस्पेक्टर असलम महसूस कर रहा था कि सोहन जो कि एक जवान लड़का है, बड़ा बुझा बुझा सा लग रहा था। वह खांस भी रहा था। उसने सोचा कि वह बीमार है। इस समय मनोहर उसे ऐसे नसीहत दे रहा था जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। सीढ़ियाँ उतरते समय इंस्पेक्टर असलम ने मनोहर की चाल में हल्की सी लंगड़ाहट महसूस की। नीचे आकर मनोहर ने पहले यह तसल्ली कर ली कि सोहन ने सही तरह से ताला लगाया है। उसके बाद वह इंस्पेक्टर असलम के साथ उनकी जीप में जाकर बैठा। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर असलम ने मनोहर को वंदना की तस्वीर दिखाकर पूछा, इसे जानते हो? तस्वीर को देखकर मनोहर के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, तुम इसे कानपुर की एक IVF क्लिनिक से गुरुग्राम ले गए थे। मनोहर ने कहा, मैंने इसे किसी IVF क्लिनिक से नहीं लिया था, कानपुर के एक घर से मैंने इसे दिल्ली तक पहुंचाया था। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, तुमने इसे किसे बेचा है? तुम इस गैंग के साथ कब से काम कर रहे हो? यह सवाल सुनकर मनोहर घबरा गया। मैं बस इस लड़की को लेकर आया था, मैंने इसे किसी को नहीं बेचा है सर, मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। इंस्पेक्टर असलम ने कड़ाई से कहा, कहते हो कि गैंग का हिस्सा नहीं हो तो फिर इसे कानपुर से दिल्ली क्यों ले गए? इस लड़की का नाम वंदना है, इसे एक IVF क्लिनिक ने गुरुग्राम के किसी आदमी को बेचा था। वह लोग सरोगेसी का रैकेट चलाते हैं। सब सुनकर मनोहर गहरी चिंता में पड़ गया। वह ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उसे कुछ भी पता ना हो। इंस्पेक्टर असलम उसके चेहरे के भाव को परखने का प्रयास कर रहा था। मनोहर ने कहा, साहब सच मानिए, जो भी आप कह रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो बस पैसों के लिए यह काम किया था। मुझसे कहा गया था कि मानसिक रूप से बीमार एक औरत को कानपुर से दिल्ली लाना है। वह औरत होश में रहने पर बहुत उग्र हो जाती है,
इसलिए डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया है। सर, इस काम के लिए मुझे एक काले रंग के बोलेरो गाड़ी दी गई थी। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, झूठ बोल रहे हो? एक औरत को बेहोशी की हालत में कानपुर से दिल्ली तक ले गए। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि दाल में कुछ काला है? तुम सब जानते थे। मनोहर ने फौरन अपना बचाव किया। मैं नहीं जानता था उस लड़की को बेचा गया है। मुझसे कहा गया था कि दिमागी इलाज के लिए उसे दिल्ली पहुंचाना है। मुझसे इतनी गलती हुई कि पैसों के लिए मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं पैसों की तंगी से गुजर रहा हूँ। मुझे पैसे मिल रहे थे, इसलिए काम करने को तैयार हो गया। तुमने तो खुद ही स्वीकार कर लिया कि पैसों के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। आप अपने आप को भोला बता रहे हो? सर, आप तो आज मेरे घर गए थे। मेरे छोटे भाई सोहन से मिले हैं। उसे फेफड़ों की कोई बीमारी है। पैसे ना होने के कारण ठीक से इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। उसी के लिए मैंने यह काम किया था। इंस्पेक्टर असलम ने कुछ सोचकर कहा, तुम अकेले तो वंदना को लेकर गए नहीं होंगे, साथ में कोई ज़रूर रहा होगा। वही आदमी था दिल्ली में जिसके घर मैंने उस लड़की को पहुँचाया था। वह लड़की पीछे की सीट पर लेटी थी। वह भी उसके पास ही बैठा था। वह कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके दिल्ली पहुंचना है ताकि वह लड़की होश में ना आ जाए। ऐसा हो गया तो संभालना मुश्किल होगा। आगरा एक्सप्रेस वे पर तुम्हारी किसी के साथ झड़प हुई थी? हाँ, मैं चाय पीकर गाड़ी की तरफ आ रहा था, जल्दी में था। वह आदमी भी फ़ोन पर बात करते हुए चल रहा था। हम दोनों टकरा गए। उसका फ़ोन गिरकर टूट गया। वह चिल्लाने लगा, पर मैं जल्दी से गाड़ी में बैठकर चला गया। इंस्पेक्टर असलम अपनी जगह पर खड़ा होकर बोला, उस आदमी का नाम बताओ जिसके घर तुमने वंदना को पहुंचाया था। पूरा नाम तो नहीं मालूम, पर मुझे कहा गया था कि सिंह साहब का काम है। इंस्पेक्टर असलम ने उसे घूर कर देखा। उस घर तक तो पहुंचा सकते हो कि उसका पता भी भूल गए? मनोहर ने कहा, ले चल सकता हूँ, मेहरौली में है वह मकान। चलो फिर, हमको अभी वहाँ ले चलो। साहब, इस समय तो शाम के 7 बजे हैं। वहाँ जाने और लौटने में समय लगेगा। घर पर मेरा भाई अकेला है। एक बार उसे जाकर बता दूँ कि लौटने में देर होगी। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, तुम अपने भाई का सही इलाज क्यों नहीं कराते? साहब, पैसों की तंगी है। मुरादाबाद में मेरा स्कूल वैन का कारोबार था। मेरी एक वैन का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। बहुत नुकसान हो गया। वहाँ से यहाँ आना पड़ा। थोड़ा बहुत जो पैसा लेकर आए थे उसी से काम चला रहे हैं। कोई रोज़गार मिल नहीं रहा। ड्राइवरी जानते हैं, उसी का काम कर रहे हैं। वह भी रोज़ रोज़ नहीं मिलता है। एक ट्रैवल एजेंसी है, कभी कभार ज़रूरत होती है तो वह बुला लेते हैं। भाई अकेला ना रहे इसलिए नाइट स्टे वाला कोई काम नहीं लेते। तुम्हारा भाई अकेला नहीं रह पाता है? एक तो बीमार है साहब, दूसरा बचपन से ही ऐसा है, दब्बू किस्म का। आजकल बड़ी मुसीबत में हूँ। चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी और घबराहट रहती है। इंस्पेक्टर असलम ने याद करते हुए कहा, तुम किसी मनोचिकित्सक से इलाज करा रहे हो? वह जेनेक्स नाम की दवा तुम क्यों तलाश रहे थे? इलाज कहाँ से कराएंगे साहब? मेरे एक दोस्त ने बताया कि जेनेक्स नाम की दवा नींद ना आने और घबराहट में खाई जाती है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था, इसलिए सोचा खरीद कर खा लूँ, लेकिन बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई देने को तैयार नहीं था। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा नहीं लेनी भी नहीं चाहिए। यह गलत है। वैसे भी यह दवा भारत में प्रतिबंधित है। सोहन को यह सूचना देकर कि वह किसी काम से जा रहा है, लौटने में थोड़ी देर होगी, मनोहर इंस्पेक्टर असलम के साथ मेहरौली चला गया। साथ में कांस्टेबल संजय भी था। मनोहर उन्हें जिस मकान में ले गया वह बंद पड़ा था। वहाँ कोई भी नहीं था। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो, तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। साहब, मैं कोई खेल क्यों खेलूँगा? यही मकान है जहाँ मैंने सिंह साहब और उस लड़की को छोड़ा था। कांस्टेबल संजय ने कहा, सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इतने महीनों में यह सही घर भूल गया हो, कोई और ही घर हो, या फिर वह आदमी ही यह घर छोड़कर चला गया हो। मनोहर ने कहा, साहब, घर तो यही है। यह हो सकता है कि वह आदमी इसे छोड़कर चला गया हो। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, संजय, जरा पड़ोस के घर में जाकर पूछो कि यहाँ कौन रहता है। कांस्टेबल संजय ने जाकर बगल वाले घर के गेट पर लगी कॉल बेल बजाई। गेट पर नेम प्लेट पर लिखा था, गुप्ता सदन। घर का नौकर निकल कर आया। कांस्टेबल संजय ने उससे कहा
कि अपने साहब या मैडम को भेजूं। कुछ देर में मिसेस गुप्ता बाहर आई। कांस्टेबल संजय ने पूछा, मैडम आपके बगल वाले घर में कौन रहता है? कांस्टेबल संजय ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह घर तो बहुत समय से बंद है। इंस्पेक्टर असलम ने आगे बढ़कर कहा, मैडम 6-7 महीने पहले यहाँ कोई रहने आया था। मिसेस गुप्ता ने सोचते हुए कहा, 10-15 दिन के लिए कोई आया तो था, उसके बाद चला गया, तब से घर बंद पड़ा है। तभी एक कार गुप्ता सदन पर आकर रुकी। एक आदमी उतरा। पुलिस को देखकर कुछ अचरज में पड़ गया। मिसेस गुप्ता ने आगे बढ़कर कहा, ये लोग बगल वाले घर के बारे में पूछ रहे हैं। उस आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मैं समन गुप्ता हूँ। इस घर के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर असलम ने कहा, करीब 6-7 महीने पहले यहाँ कोई नहीं आया था। यहाँ कोई आया था, कोई सिंह साहब। एक केस के सिलसिले में हमें उनसे बातचीत करनी है। समन गुप्ता ने कहा, वह कौन था यह हमें नहीं पता है। हाँ, जो पीरियड आप बता रहे हैं तब कोई रहने तो आया था, फिर अचानक कहीं चला गया। यह घर है किसका? हम तो जब से इस मोहल्ले में आए हैं यह घर बंद ही रहता है। हमारे पीछे वाली लाइन में उपाध्याय साहब रहते हैं। घर उनके किसी रिश्तेदार का है। वही महीने 2 महीने में साफ़ सफाई कराने आते हैं। आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। इंस्पेक्टर असलम ने समन गुप्ता और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया। उसके बाद वह उपाध्याय साहब के घर की तरफ चल दिए। गिरिराज उपाध्याय ने बताया कि वह घर उनके बड़े भाई का है। वह पिछले 2 सालों से अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। मकान उनकी देखरेख में छोड़ गए हैं। इंस्पेक्टर असलम ने उनसे उस आदमी के बारे में पूछा जो उनके भाई के मकान में कुछ समय के लिए रहा था। गिरिराज ने बताया कि उस आदमी ने अपना नाम रोशन सिंह बताया था। उसने कहा था कि वह अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली आया है। उन्होंने उसे मकान दे दिया। उन्होंने उसका जो हुलिया बताया, मनोहर ने उसकी पुष्टि की। इंस्पेक्टर असलम ने पूछा, उपाध्याय जी, आपने रोशन सिंह के साथ कोई एग्रीमेंट पर साइन किया होगा? गिरिराज उपाध्याय ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, आपने बिना किसी एग्रीमेंट के उसे मकान किराए पर दे दिया? उपाध्याय ने कहा, मैं लालच में आ गया था। मेरी भी पत्नी बीमार रहती है। पेंशन से पूरा खर्च नहीं चल पाता। मैंने सोचा कि अगर दिन रहेगा तो मेरी कुछ आमदनी हो जाएगी। एग्रीमेंट के लिए तो भाई साहब से पूछना पड़ता। उनसे 1 महीने का किराया एडवांस दिया था उसने। इंस्पेक्टर असलम ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, रोशन सिंह ने झूठ बोला था। वह औरत उसकी पत्नी नहीं थी। वह उसे खरीद कर लाया था। उसे आगे किसी और को बेच दिया। पढ़े लिखे होकर आप लोग ऐसी गैर जिम्मेदार हरकतें करते हैं। रोशन ने मकान खाली कर दिया है। आपको कैसे पता चला? वह मेरे घर पर आकर बोला कि मेरी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मैं भी उसके साथ रहूँगा। मेरे पास ताला नहीं है, मैं अपना ताला लगा दूँ। जब वह लौट कर आएगा तो खुलवा लेगा। उपाध्याय अपनी बात कहकर नज़रें झुकाए बैठे थे। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, चलिए यह बताइए कि रोशन सिंह आपको मिला कैसे? यूं ही राह चलते तो आपसे भेंट हुई नहीं होगी। कोई उसे लेकर आया होगा, तभी आपने मकान दिया होगा। हमारी कामवाली का भाई है राजन, उसके साथ ही रहता है। किसी अस्पताल में काम करता है। पत्नी को महीने में 2 इंजेक्शन लगते हैं, वही लगाने आता है। तभी उसने रोशन सिंह के बारे में बताया था। मुझे अपनी कामवाली का पता दीजिए। उपाध्याय ने पता बता दिया। चलने से पहले इंस्पेक्टर असलम ने कहा, उपाध्याय साहब, आपने जो किया वह आपको और बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। रात के 10 बजे थे। इंस्पेक्टर असलम कांस्टेबल संजय और मनोहर के साथ नम्रता हॉस्पिटल के रिसेप्शन में खड़े थे। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से नर्स राजन के बारे में पूछताछ की। रिसेप्शनिस्ट ने राजन को बुलाने के लिए मैसेज भेजा। जब वह लोग राजन की बहन से मिले थे तो उसने बताया कि वह नम्रता हॉस्पिटल में नर्स है। इस समय वह नाइट ड्यूटी के लिए गया है। वहाँ से वह लोग फ़ौरन ही नम्रता हॉस्पिटल पहुँच गए। कुछ ही देर में राजन उनके पास आया। पुलिस वालों को देखकर वह कुछ परेशान हो गया। इंस्पेक्टर असलम ने पूछा, तुम रोशन सिंह को जानते हो? राजन ने ऐसा दिखाया कि याद करने की कोशिश कर रहा हो। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, मैं याद दिलाता हूँ, वही रोशन सिंह जिसे तुमने उपाध्याय का मकान दिलाया था। राजन ने इस बार कहा, ओह हाँ, दरअसल दिमाग से उतर गया था। अब याद आ गया ना? बताओ वह इस समय कहाँ है?
सर मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। तुमने जिसको रहने के लिए मकान दिलाया उसे जानते भी नहीं हो? सर वो रोशन सिंह मुझे इसी अस्पताल में मिला था, कह रहा था कि अपनी पत्नी का इलाज कराने आया है, रहने के लिए आसपास कोई जगह चाहिए। मुझे पता था कि उपाध्याय अंकल के भाई का मकान उनके कब्जे में है। मैंने अंकल से बात की, वह तैयार हो गए। रोशन की पत्नी का इलाज इस हॉस्पिटल में हो रहा था? राजन ने कुछ सोच कर कहा। हाँ सर, उसके पेट में ट्यूमर था, तब तो वह इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुई होगी। इस सवाल पर राजन घबरा गया, वह बगले झांकने लगा। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, सारी बात सच सच बताओ। राजन ने कहा, सर मुझे इतना ही पता है। ठीक है तो चलो हमारे साथ, वहाँ सब पता चल जाएगा। राजन ने घबरा कर कहा, सर ऐसे कैसे, मैं ड्यूटी पर हूँ। उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर असलम ने हॉस्पिटल के अधिकारी से बात की। उसने कहा कि इससे उसके अस्पताल की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर असलम ने कहा कि अगर सहयोग नहीं किया तो और अधिक बदनामी होगी। राजन को जीप में बैठाकर थाने ले आए। मनोहर ने इंस्पेक्टर असलम से विनती की कि अब उसे उसके भाई के पास जाने दे। इंस्पेक्टर असलम ने कहा कि वह जा सकता है, लेकिन जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे थाने आना पड़ेगा। मनोहर चला गया। इंस्पेक्टर असलम ने कांस्टेबल संजय से कहा, अब इस राजन से पूछताछ करनी है, लेकिन भूख भी लगी है। ऐसा करो, चाय के साथ कुछ खाने को मंगा लो, पेट में कुछ डाल लेते हैं, तब राजन से बातचीत करेंगे। खा पीकर इंस्पेक्टर असलम और कांस्टेबल संजय कुछ तरोताज़ा हुए। इंस्पेक्टर असलम ने राजन से कहा, देखो बहुत रात हो गई है, इसलिए सीधे सीधे बताओ कि रोशन सिंह कहाँ है। हमको बहुत परेशान करोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। सर मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ है, मैं बस उसे अस्पताल में मिला था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तुम उसे अच्छी तरह से जानते नहीं थे, फिर भी उसे मकान दिलाया था। सर मुझे क्या पता था, इंसानियत के नाते किसी की मदद करना मुझ पर ही भारी पड़ेगा। आप मुझे मेरे काम से उठा लाए, अब बेकार में परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर असलम ने कई तरीके से घुमा फिरा कर उससे पूछने की कोशिश की, पर वह इसी बात पर अड़ा रहा कि वह कुछ नहीं जानता है। इंस्पेक्टर असलम उसे और अधिक थाने में बैठाकर नहीं रख सकता था। उसने राजन को जाने दिया। राजन को छोड़ने से पहले इंस्पेक्टर असलम ने अपने एक खबरी को उसके पीछे लगा दिया था। थाने से निकलकर राजन ने एक ऑटो पकड़ा और उसमें बैठकर कहीं चला गया। खबरी भी उस दूसरे ऑटो में उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद राजन एक मकान के सामने उतर गया। राजन ने घंटी बजाई। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। राजन अंदर चला गया। खबरी ने इंस्पेक्टर असलम को फ़ोन करके सारी बात बताई। उसने बताया कि वह ठीक से शक्ल तो नहीं देख पाया, लेकिन उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था उसके सर पर आगे के बाल कम थे। खबर सुनकर इंस्पेक्टर असलम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खबरी को वहीं रहने का निर्देश दिया और कांस्टेबल संजय के साथ उस जगह की तरफ रवाना हो गया। राजन को रोशन सिंह के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। नम्रता हॉस्पिटल की मालकिन थी डॉक्टर नम्रता बैजल। हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टर नम्रता की गुरुग्राम में एक IVF क्लिनिक भी थी। इस क्लिनिक के ज़रिए वह सरोगेसी का रैकेट चला रही थी। उस रैकेट का एक हिस्सा राजन और रोशन सिंह भी थे। डॉक्टर नम्रता सोने की तैयारी कर रही थी जब दिल्ली के अस्पताल से उसे फ़ोन गया कि पुलिस राजन को अपने साथ ले गई है। वह फ़ौरन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर नम्रता ने फ़ौरन अपने ड्राइवर को फ़ोन करके बुलाया। वह कार से नोएडा के अपने एक मकान में चली गई जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। रोशन सिंह ने बताया कि वह वंदना को कानपुर से डॉक्टर नम्रता की क्लिनिक के लिए लाया था। उसे गिरिराज उपाध्याय के घर पर रखा था। वहाँ एक दंपति उसे मिलने आए थे। उन्होंने वंदना को सेरोगेट मदर बनने के लिए चुना था। आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उसे नम्रता की गुरुग्राम वाली IVF क्लिनिक पर ले जाया गया था। डॉक्टर नम्रता की IVF क्लिनिक पर छापा मारकर पुलिस ने कुछ रिकॉर्ड जब्त किए। इन रिकॉर्ड में केवल उन दंपतियों का जिक्र था जिन्होंने IVF तकनीक का प्रयोग किया था। उन्होंने सेरोगेसी नहीं करवाई थी, लेकिन कहीं भी वंदना का कोई पता नहीं चला था। रिकॉर्ड्स क्लीन थे। पुलिस ने डॉक्टर नम्रता से संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इंस्पेक्टर असलम ने सारी जानकारी अजय सिंह को दे दी। सारी परिस्थिति पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, वंदना ने जिस दंपति के लिए सेरोगेट मदर बनना स्वीकार किया है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। या तो वंदना गुरुग्राम में ही कहीं है या फिर उसे कहीं ले जाया गया है।
फिलहाल अपनी खोज गुरुग्राम में तेज कर दो। क्लिनिक के स्टाफ पर नज़र रखो। इंस्पेक्टर असलम ने क्लिनिक के स्टाफ से पूछताछ की, उन पर नज़र भी रखी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुग्राम और उसके आसपास की गायनाकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स पर वंदना की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कुछ देर पहले ही रवि की अपने घरवालों से बात हुई थी। हर बार की तरह ही उसके पापा ने उसे समझाया था कि उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, वह परेशान ना हो, अब आगे का पुलिस काम संभाल लेगी। वंदना का पता जल्दी ही चल जाएगा। अपने परिवार से बात करने के बाद उसने इंस्पेक्टर असलम को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर असलम ने बताया कि वंदना की खोज आगे बढ़ते हुए एक बार फिर एक अंधे मोड़ पर आकर रुक गई है। रवि उत्साहित था कि पुलिस अब उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनके पास वंदना है, लेकिन इंस्पेक्टर असलम से मिली जानकारी से रवि का मन बुझ गया था। वह सोच रहा था कि दिल्ली और गुरुग्राम में भी वंदना का पता नहीं चला। इसका अर्थ है कि अजय सिंह हुड्डा की यह बात ही सही है कि वंदना को कहीं और ले जाया गया है। लेकिन सवाल था कि अगर वंदना को बाहर ले जाया गया है तो किस शहर में? इस बात का पता लगाना एक कठिन काम था। वंदना को जाने के भी 3 तरीके हो सकते थे, सड़क मार्ग से, रेल से या हवाई जहाज़ से। रवि ने अनुमान लगाया कि वंदना को गुरुग्राम से सड़क मार्ग से ही ले जाया गया होगा। रेल यात्रा उस परिस्थिति में उतना सुगम ना होती। हवाई जहाज़ से ले जाने का अर्थ दूर किसी जगह ले जाना होता। फिलहाल रवि उस संभावना को अलग रखकर देख रहा था। सड़क मार्ग का अर्थ था कि वंदना को गुरुग्राम से 200 से 250 किलोमीटर दूर किसी जगह ले जाया गया होगा, जहां 3 से 4 घंटों की ड्राइव करके पहुंचा जा सके। रवि ने इंस्पेक्टर असलम से बात करके उसे अपने मन की सारी बात बता दी। अजय सिंह हुड्डा ने कहा, रवि की बात में पॉइंट तो है, लेकिन इस तरह खोज करना आसान नहीं है। 200 से 250 किलोमीटर के रेडियस में तो कई जगहें आ जाती हैं। हमको इतना लंबा दायरा कवर करना होगा। अभी तुम गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ अपने तलाश जारी रखो, क्योंकि इस स्थिति में वंदना का केस कोई न कोई डॉक्टर देख रही होगी। इंस्पेक्टर असलम ने कहा, यस सर, मैं एक बार फिर गुरुग्राम के अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स पर तलाश करवाता हूँ। हो सकता है कोई छूट गया हो। इंस्पेक्टर असलम की टीम ने गुरुग्राम और दिल्ली के आसपास के इलाकों की गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक्स पर एक बार फिर जांच पड़ताल शुरू की। गाजियाबाद की एक गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक पर उन्हें एक सफलता मिली। इस क्लिनिक में लता नाम की एक औरत भी थी जो जांच के लिए आई थी। उसने वंदना की तस्वीर देखकर कहा कि उसे पूरा यकीन है कि इस औरत को उसने हरिद्वार में देखा है। लता का कहना था कि वह अपने पति के साथ हरिद्वार में रहती थी। 2 महीने पहले ही बच्चे की डिलीवरी के लिए नोएडा अपने सास ससुर के पास आई है। उसे इस औरत का नाम तो नहीं मालूम है, पर कोई 3 महीने पहले वह इससे गंगा घाट पर मिली थी। इसके साथ एक जवान औरत और एक बुजुर्ग महिला थी। उसे इसलिए सब याद रहा कि वह भी उसकी तरह ही गर्भवती थी, इसलिए उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई थी। लता से मिली जानकारी ने वंदना के केस को एक निश्चित दिशा दिखा दी थी। अब जांच के लिए किस जगह जाना है यह तय हो गया था। अजय सिंह ने फौरन ही एक टीम का गठन किया और उसे हरिद्वार रवाना कर दिया। रवि को जब पता चला कि वंदना के हरिद्वार में होने की संभावना जताई गई है, तो उसने अपने कमांडेंट ऑफिसर से विनती की कि जैसा उन्होंने कहा था उसे कुछ दिनों की छुट्टी दिला दें। अब वह निष्क्रिय बैठकर इंतज़ार नहीं करना चाहता है। पवन ने 15 दिनों की छुट्टी के लिए मंजूरी दे दी। रवि तुरंत हरिद्वार की तरफ रवाना हो गया। वंदना का गर्भ 8 महीने का हो गया था। डॉक्टर आरती ने कहा था कि अब इसका खास ख्याल रखा जाए, जिससे डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आने पाए। जमुना काकी वंदना की अच्छी तरह देखभाल कर रही थी। उसके खाने पीने, दवाओं का ध्यान रखती थी। रमा से अगर किसी काम में कोई भी चूक हो जाती तो वह उसे खूब डांट लगाती थी। जमुना काकी ने जच्चे के बाद माँ को जो पकवान दिए जाते हैं वह सब बनवाने शुरू कर दिए थे। मैत्री भी अपने स्तर पर आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही थी। उसके लिए नए कपड़े खरीद कर लाई थी। ऑनलाइन एक सुंदर सा पालना ऑर्डर किया था। वह भी जमुना काकी से जानकारी लेती रहती थी कि नए जन्मे बच्चे की देखभाल में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसे कैसे नहलाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनाने चाहिए आदि। वंदना की कोख से निकलकर बच्चा उसकी गोद में ही आने वाला था। उसी समय से एक माँ के तौर पर
उसकी जिम्मेदारी आरंभ होने वाली थी, इसलिए वह पहले से ही तैयार रहना चाहती थी। दिवाकर ने भी मन ही मन एक पिता के तौर पर खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। वह आने वाले बच्चे की शिक्षा, उसके भविष्य की विभिन्न योजनाएं बनाता रहता था। उसने कह दिया था कि डिलीवरी की डेट से 10-15 दिन के पहले ही आ जाएगा। सभी अपने अपने तरीके से आने वाले बच्चे की राह देख रहे थे। वंदना के दिल की एक अजीब सी ही स्थिति थी। वह अभी भी यही मानती थी कि बच्चा एक अमानत है जिसे उसे मैत्री को सौंपना होगा, लेकिन हर बीतते दिन के साथ एक अजीब सा खालीपन उसके दिल में घर करता जा रहा था। यह एहसास कि जिसकी धड़कनें वह महसूस करती रहती है, जिसने उसके गर्भ में आकार लिया है, जो उससे जुड़ा हुआ है, उसकी कोख से बाहर आते ही उसके साथ उसका हर नाता खत्म हो जाएगा। वह पल पल घटती उस डोर को लेकर उदास हो जाती थी जिससे वह और उसका बच्चा बंधे हुए थे। वंदना खुलकर अपनी उदासी भी नहीं दिखा सकती थी। मैत्री और जमुना काकी के सामने उसे सामान्य बने रहना पड़ता था। रात के समय या जब भी वह अकेली होती थी, चुपचाप आंसू बहा लेती थी। इन दिनों उसे रह रहकर शुभम की भी बहुत याद आती थी। वंदना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह शुभम के बारे में सोच रही थी। तभी उसे मैत्री की आवाज़ सुनाई दी। वह उसके कमरे की तरफ ही आ रही थी। उसने झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। मैत्री फ़ोन पर बात करते हुए ही कमरे में घुसी। बातचीत से वंदना को अंदाज़ा लग गया था कि वह डॉक्टर आरती से बात कर रही है। बात समाप्त करने के बाद मैत्री ने कहा, डॉक्टर आरती का फ़ोन था, कल चेकअप के लिए बुलाया है, सुबह तैयार रहना। वंदना ने कहा, ठीक है दीदी। मैत्री ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम रो रही थी वंदना? इस सवाल पर वंदना सकपका गई। अपनी भावना को छिपाते हुए बोली, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों रोऊंगी। मैत्री उसके पास बैठ गई। उसके चेहरे को ध्यान से देखकर बोली, कुछ बात तो है, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम रो रही थी। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझती हूँ। इतना आसान नहीं है जिसे अपनी कोख में पाला उसे दूसरे की गोद में दे दिया जाए। वंदना ने कहा, दीदी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं यह मानकर चल रही हूँ कि बच्चा आपकी अमानत है। मैंने सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी कोख में संभाल कर रखा है। मुझे इसे आपको सौंपने में जरा सी भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैत्री कुछ नहीं बोली। उसने वंदना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। दोनों औरतें एक दूसरे के दिल का दर्द महसूस करती रहीं। मैत्री अपने कमरे में लेटी थी। वह उस दिन को याद कर रही थी जब वह और दिवाकर पहली बार मेहरौली के उस मकान में वंदना से मिले थे। वह वंदना से बात कर सके इसलिए दिवाकर उस कमरे से बाहर चला गया था। वंदना सहमी हुई सी बैठी थी। मैत्री उसकी मनोदशा को समझ रही थी। उसने प्यार से वंदना के सर पर हाथ फेरा। वंदना ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। मैत्री को उसकी आंखों में पीड़ा नजर आई। वह समझ नहीं पाई कि अपनी बात कैसे कहे, लेकिन समय अधिक नहीं था। उसे बात तो करनी ही थी। उसके सामने हाथ जोड़कर वह बोली, मेरी गोद सूनी है, तुम अपनी कोख से मेरी गोद भर सकती हो, मुझ पर यह एहसान कर दो। वंदना उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मैत्री के गले से लग गई। जमुना काकी ने वंदना को दवा खिलाई। कमरे की बत्ती बुझाकर वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वंदना भी बिस्तर पर लेट गई। उसके दिमाग में भी उसी दिन की यादें चलचित्र की तरह चल रही थी जिस दिन वह पहली बार मैत्री से मिली थी। उसे कानपुर से दिल्ली लाया गया था। वह जानती थी कि उसे फिर उसी काम के लिए लाया गया है जो काम जानकी नाथ ने उससे करवाया था। एक बार फिर उसकी कोख का किराए के कमरे की थी इस्तेमाल किया जाएगा। उसे पता चला था कि कोई पति पत्नी उससे मिलने आने वाले हैं। उसे लगा था कि वह आकर उसे एक सामान की तरह देखेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वह उनके बच्चे को रखने के लायक है। जब दिवाकर और मैत्री ने कमरे में प्रवेश किया तो वह खुद को उस बछिया की तरह महसूस कर रही थी कि जिसे खरीदने के लिए ग्राहक आए हों। लेकिन उसकी सोच के उलट जो हुआ उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। दिवाकर मैत्री को उसके साथ कमरे में छोड़कर चला गया। मैत्री ने हाथ जोड़कर उससे विनती की कि वह अपनी कोख से उसकी गोद भर दे। वंदना ने अपनी नज़रें उठाकर मैत्री की तरफ देखा। उसके सामने उसकी कोख का सौदा करने वाली नहीं बल्कि बच्चे के लिए तरसती हुई एक माँ थी। वह उसकी कोख खरीदने नहीं
की बात नहीं कर रही थी, वह उससे अपने लिए खुशियाँ मांग रही थी। वंदना जानती थी कि उसे तो यह काम करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैत्री के लिए करेगी तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। दिवाकर और आईवीएफ क्लिनिक्स के बीच क्या डील हुई, वंदना उसके बारे में नहीं जानती थी। वह अपनी इच्छा से मैत्री की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हुई थी। जो भी प्रक्रिया होनी थी, उसके बाद वह मैत्री जमुना काकी और रमा के साथ हरिद्वार आ गई। दिवाकर उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। इस बीच कुछ समय के लिए वह 1-2 बार वहाँ आया था। बस अब कुछ दिन और थे, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। उसे यहाँ से जाना होगा। दिवाकर ने उससे कहा था कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे अब यह काम और नहीं करना होगा, वह उसकी अच्छी ज़िंदगी की व्यवस्था कर देगा। वंदना नहीं जानती थी कि दिवाकर ने क्या व्यवस्था की है। अधिक से अधिक कोई उसके आने वाले जीवन में खाने और रहने की उचित व्यवस्था कर सकता था, पर उसके जीवन में जो खालीपन है वह कोई नहीं भर सकता है। उसे उसी खालीपन के साथ जीना होगा। अपने इस खालीपन के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थी। उसने ही रवि को अपनी ज़िंदगी से दूर भेजा था। वह पछता रही थी कि क्यों उसने रवि से शादी करने के लिए मना किया। वह जानती थी कि रवि उसे बहुत अधिक चाहता था। उसके अलावा हर किसी ने केवल उसका इस्तेमाल किया था। उसके पापा, भाई और पति ने अपनी सुविधा के अनुसार उसकी भावनाओं से खेला था। उसने मैत्री से कहा था कि वह बच्चे के आने के बाद उसकी बात रवि से करवा दे। मैत्री तैयार थी। उसने वंदना से रवि के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन बाद में वंदना ने मना कर दिया। उसे लगता था कि वह पहले ही उसे इतनी तकलीफ़ दे चुकी है, अब उसे अपने इस खालीपन में घसीटना ठीक नहीं है। वंदना सोचती थी कि ऐसा हो सकता है कि इतने दिनों में रवि की शादी हो गई हो। उसके घर वालों ने कहा होगा कि क्यों उस धोखेबाज लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। रवि मान गया होगा, उसने उसे धोखा तो दिया था। रवि के मन में उसके लिए गुस्सा होगा। यह भी हो सकता है कि वह उससे नफरत करने लगा हो। वह सोचती थी कि काश ऐसा ही हुआ हो। रवि क्यों उसके धोखे की सज़ा भुगते। उसे पूरा अधिकार है एक खुशहाल जीवन जीने का। वह चाहती तो थी कि रवि अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, पर वह जानती थी कि जो वह सोच रही है ऐसा होना मुश्किल है। रवि के दिल को वह अच्छी तरह समझती थी। उसके दिल में उसके लिए गुस्सा तो हो सकता था, पर वह उससे नफरत नहीं कर सकता था। वह गुस्सा भी बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिका होगा। उसके घर वालों के दबाव के बावजूद भी हो सकता है कि उसने शादी ना की हो। वंदना सोचती थी कि पता नहीं किसी को इस बात का पता होगा भी कि नहीं कि उसके पति रघुनाथ ने उसे बेच दिया है। जानकी नाथ के घर से आने के बाद एक बार नवीन उससे मिलने आया था, लेकिन रघुनाथ पूरे समय उन दोनों के सामने बैठा रहा। वह अपने भाई को कुछ भी नहीं बता सकी। उसके बाद एक दिन रघुनाथ ने उससे कहा कि उसे उसके साथ कहीं जाना है। वह तैयार होकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में चंदन नाम का एक आदमी भी था। उसे कानपुर के कर्नलगंज इलाके में एक क्लिनिक में ले जाया गया। वहाँ से बेहोशी की हालत में उसे दिल्ली लाया गया। वह सोच रही थी कि हो सकता है कि नवीन बाद में भी आया हो। पता नहीं रघुनाथ ने उससे क्या कहा होगा। उसके पापा और भाई ने उस पर विश्वास किया होगा या नहीं। यदि उसके गायब होने की बात रवि को पता चली होगी तो वह अवश्य परेशान हो गया होगा। देर रात तक ऐसे ही कई बातों पर विचार करते हुए वह सो गई। हरिद्वार में रवि इंस्पेक्टर असलम और उसकी टीम से मिल गया था। लता नाम की उस औरत ने यह बताया था कि वह वंदना से हरिद्वार में गंगा के एक घाट में मिली थी। हरिद्वार में गंगा के कई घाट हैं, जैसे सुभाष घाट, कुशा घाट, हनुमान घाट, राम घाट आदि। अतः उन लोगों ने तय किया कि अलग अलग टीमों में बंटकर पहले इन घाटों के आसपास के रिहायशी इलाकों में गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक्स पर अपनी जांच करेंगे। डॉक्टर आरती ने वंदना का चेकअप पूरा करने के बाद मैत्री से कहा, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अगले महीने की 7 तारीख डेट है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिएगा। मैत्री ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है डॉक्टर, हम तो बस अब बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। दिवाकर ने भी कहा है कि वह समय से 10 दिन पहले आ जाएंगे। यही अच्छा होगा, आप लोगों को सहायता मिल जाएगी। डॉक्टर आरती ने वंदना से कहा, तुम्हें कुछ कहना हो या पूछना हो तो बोलो। वंदना ने कहा,
आप सब लोग मेरी इतनी देखभाल कर रहे हैं, मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर आरती ने कहा। खुश रहो, अच्छे से खाओ पियो, सब ठीक होगा। डॉक्टर आरती ने कुछ दवाएं लिख कर दी। क्लिनिक से निकलते हुए मैत्री ने ड्राइवर से कहा कि वह आगे केमिस्ट शॉप पर कार रोक दे, उसे कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। रवि और इंस्पेक्टर असलम रामघाट के इलाके में थे। दोनों अलग अलग होकर अपने तरीके से वंदना को तलाश रहे थे। कई जगह भटकते हुए रवि थक गया था। वह एक दुकान पर बैठकर चाय पीने लगा। डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ की सड़क के उस पार एक मेडिकल शॉप थी। एक बड़ी सी गाड़ी उस मेडिकल शॉप के आगे आकर खड़ी हुई। एक महिला उतरकर दुकान से दवाइयाँ खरीदने लगी। रवि चाय पीते हुए उस गाड़ी को देख रहा था। वह महिला दवाइयाँ लेकर कार में आकर बैठ गई। तभी कार की पिछली सीट का दरवाज़ा, जो रवि की तरफ था, खुला। एक औरत मुंह बाहर निकालकर उल्टी करने लगी। वह औरत गर्भवती थी। उल्टी करके उसने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो रवि के मुंह से निकल पड़ा, वंदना। दरवाज़ा बंद हुआ और कार आगे बढ़ गई। रवि अपना प्लास्टिक कप फेंक कर कार की तरफ लपका। वह डिवाइडर तक पहुंचता तब तक कार वहां से निकल गई। कुछ दूर तक वह कार के पीछे भागा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह नंबर भी नोट नहीं कर पाया। चाय की दुकान पर काम करने वाला लड़का भागता हुआ उसके पीछे आया। वह हाँफते हुए बोला, आपने चाय के पैसे नहीं दिए? रवि ने कहा, भाग नहीं रहा था, पैसे देकर ही जाता। उसने अपने पर्स से 10 रुपये का नोट निकालकर उसे पकड़ा दिया। वह परेशान सा सड़क पर खड़ा था। वंदना उससे बस कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन उसके देखते देखते फिर गायब हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे एक बात सूझी। वह भागकर उस मेडिकल शॉप पर पहुंचा, जहां वंदना की कार रुकी थी। उसने दुकानदार से कहा, अभी कुछ समय पहले एक गाड़ी यहाँ, बड़ी सी कार यहाँ आकर रुकी थी। उसमें से एक औरत दवा लेने उतरी थी, वह कौन थी? दुकानदार ने जवाब देने की जगह कहा, आप कौन हैं? रवि परेशान था। उसकी बात सुनकर झल्ला गया। गुस्से में बोला, जो पूछा है उसका जवाब दो। उसकी बात सुनकर दुकानदार भी गुस्सा हो गया। वह बोला, देखिए ज़रा तमीज़ में रहिए। रवि को अपनी गलती समझ में आ गई। खुद पर काबू करके वह बोला, माफ़ करना भाई, परेशान हूँ, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ बता दो। दुकानदार कुछ नरम पड़ा। वह बोला, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर हर बार यहीं से दवाइयाँ ले जाती हैं। उनके घर कोई प्रेग्नेंट औरत है। रवि ने पूछा, भाई यह बता दो कि किस डॉक्टर का पर्चा था? यकीन मानो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दुकानदार ने याद करके कहा, डॉक्टर आरती का। यहाँ से 500 मीटर सीधे चले जाइए, बाईं तरफ मुड़कर गली में उनकी क्लिनिक है। दुकानदार ने इशारे से बता दिया कि किस तरफ जाना है। रवि ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है। कहकर वो तेज कदमों से उस तरफ भागा। चलते हुए रास्ते में उसने इंस्पेक्टर असलम को फ़ोन पर सारी बात बता दी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।